Students, in this video we talk about cell structure and function. Before we start lecture, as you know, the cell is the basic structural and functional unit of our life. It performs all the life functions like intake of food materials, excretion, metabolism, respiration and so on. जो भी हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी होती है सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है आपका सेल। सेल में अंदर देखेंगे तो आपके बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हर सेल ऑर्गेनेल्स का आपका अलग अलग फंक्शन होता है। बेसिकली जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको क्लियर करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन की लिपिड की आवश्यकता होती है उसका वह सिंथेसिस करते हैं। सेल के अंदर देखेंगे तो आपको फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दैट फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म वर्ड है एक साइंटिस्ट है हमने परकिंजे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज किया था। और प्रोटोप्लाज्म जो होती है वो आपकी सराउंडेड होती है थिन मेम्ब्रेन से एंड दैट मेम्ब्रेन्स आर नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी अगर हम एक टिपिकल सेल देखें तो एक पर्टिकुलर सेल उसके आपके 3 पार्ट्स होते हैं। एक आउटर जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वह एक तरह से आपका सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। बीच में आपका एक न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल द एक्टिविटी, एक तरह से आपका कंट्रोलिंग सेंटर होता है सारी एक्टिविटी का। और आपका जो भी फ्लूइड्स होंगे इनसाइड वो आपका कहलाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपके सेल ऑर्गेनेल्स होंगे जहाँ पर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके होते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड्स वी सी द प्लांट सेल एनाटॉमी। प्लांट सेल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर and that outermost layer is known as cell wall. Inside the cell wall आपको एक membrane like structure दिखाई देगा। That membrane like structure is known as cell membrane which are selective permeable which allow substance move inside the cell and outside the cell. सेंटर में आप देखेंगे एक आपका न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर आपका एक स्फेरिकल बॉडी दिखाई देता है दैट इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, दैट मेम्ब्रेन्स आर नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनसाइड द न्यूक्लियस जो भी फ्लूइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होगा जो भी फ्लूइड्स होंगे यहाँ इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में आपके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, पराक्सीसोम्स, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल में आप देखेंगे एक आपका सेंटर में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है जो कि आपका स्पेसिफिक फीचर होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये जो होते हैं आपके वैक्यूल्स छोटे साइज के होते हैं। तो दैट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। नाउ डिस्कस वन बाय वन। दैट इज द सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखें तो सबसे आपका आउटर मोस्ट पोर्शन होगा, इलास्टिक मेम्ब्रेन होगी और सारे सेल को ये कवर करता है और एक तरह से आपका सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं आपके सेलेक्टिव परमेबल होते हैं, यानी यही कुछ सबस्टेंस को वह अलाउ करते हैं कि सेल के अंदर वह इंसर्ट करें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आपका बाइलिपिड लेयर और प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे वह आपके लिपिड और प्रोटीन के आउटर सरफेस पे अटैच होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के आपके मॉडल दिए गए हैं। उसमें आपका सैंडविच मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। इन दिस स्लाइड्स वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज द लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर and some proteins are integrated and some proteins are found in the periphery region. तो बहुत सारे मॉडल्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें आपका एक मॉडल था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल को एक साइंटिस्ट हैं आपके डेनियल और डाउसन, इन्होंने दिया था। इस मॉडल के अनुसार जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह 3 लेयर से बना होता है जिसमें प्रोटीन के आपके 2 स्तर होते हैं, 2 लेयर होते हैं और 2 लेयर के बीच में आपका बाइलिपिड बाइमॉलिक्यूलर फास्फोलिपिड की लेयर होती है। इसके बाद आपका आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को दिया था एक साइंटिस्ट रॉबर्टसन ने। इन्होंने बताया कि जो आपकी प्रोटीन की जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी वो आपकी 75 एंगस्ट्रॉन होती है और 75 एंगस्ट्रॉन में
35 एंगस्ट्रॉन जो होती है आपकी लिपिड फास्फोलिपिड्स की लेयर होती है, और 20 एंगस्ट्रॉन बिलो साइड एंड 20 एंगस्ट्रॉन अपर साइड आपका प्रोटीन का लेयर होता है। बाद में भी इस मॉडल को फिर डिस्कार्ड किया गया। लेटर ऑन जो आपका मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आया दैट इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एंड दिस मॉडल वाज एक्सप्लेन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार जो आपकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो होती है आपकी बाइलेयर लिपिड्स से बनी होती है, बाइलेयर फास्फोलिपिड्स होते हैं, और आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन्स आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स जो होंगे आपके आउटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, उसको उन्होंने बोल दिया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन जो होंगे आपके पार्शियली या होली वह आपके लिपिड्स में धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसको बोल दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि ये आपका लिपिड्स का एक तरह का ओशियन है, और उसमें जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं जस्ट लाइक ए आइसबर्ग, उसकी तरह आपके फ्लोट करते हैं, इसलिए इस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा गया। और यह मॉडल आपका 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि कुछ आपके चैनल होंगे, कुछ पोर्स होंगे। उस चैनल पोर या जो भी चैनल्स होगा वह बेसिकली आपका प्रोटीन का बना होता है, और इनका काम क्या होगा, जो भी फूड है या जो भी आपका वाटर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। दैट इज द ओवरऑल इन दिस डायग्राम वी सी द मॉलिक्यूल्स आर मूव फ्रॉम प्रोटीन चैनल आउटसाइड द सेल टू द इनसाइड द सेल। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को जानने से पहले किस तरह से आपका जो पार्टिकल है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आपका एक तरह से बैरियर का काम करता है, एक तरह से फिजिकल बैरियर होता है आउटसाइड द इन्वायरमेंट और इनसाइड द इन्वायरमेंट्स। मेम्ब्रेन जो होते हैं आपके बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं कि जो सबस्टेंस होंगे डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी सबस्टेंस आपका पास नहीं होगा। दूसरा आपका होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि मेम्ब्रेन परमिएबल होगा सॉल्वेंट के लिए, लेकिन वह सॉल्यूट्स को जाने से प्रिवेंट करेगा। तीसरा आपका होता है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होगा कि सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट दोनों आपके पास नहीं करेंगे। और एक मेम्ब्रेन होती है आपकी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में आपका सॉल्वेंट तो जाएगा, लेकिन कुछ ही अमाउंट्स में आपके सॉल्यूट्स जाएंगे, यानी सेलेक्टेड सॉल्यूट्स जो होंगे आपके आउटसाइड से इनसाइड से आपके इंटर करेंगे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह आपकी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब दूसरा आपका फंक्शन है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सबस्टेंस जो भी आपके पास करेंगे मेम्ब्रेन के थ्रू, उसमें आपका एनर्जी लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। तो इसके आधार पर 2 तरह का आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि जो सबस्टेंस होंगे पास द मेम्ब्रेन विथ कंज्यूमिंग एटीपी, एटीपी को कंज्यूम करेंगे, यानी एनर्जी की नीड होगी, और उसके थ्रू आपके सबस्टेंस जो होंगे आपके मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेंगे। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड नहीं होगी, विदाउट एनर्जी जो आपका सबस्टेंस होगा वह आपका मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है। इसके अलावा बल्क ट्रांसपोर्ट, कभी आप देखेंगे कि जो भी लार्ज अमाउंट में आपके सबस्टेंस होते हैं और फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट्स में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द बल्क ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड बाय फॉर्मेशन ऑफ इंडोसोम्स इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। जितने भी आप देखिए प्रोटोजोन्स हैं, फॉर एग्जांपल आप अमीबा में देखिए, तो जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है उस सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस, या इसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। WBC भी है, वह भी आपका इसी तरह से आपका सॉलिड फूड पार्टिकल को इनगल्फ करता है। इसमें बेसिकली कभी कभी देखें
कि जो भी सेल्स हैं, सेल्स से जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, बल्क में वेस्ट मटेरियल जब बॉडी से बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्जोसाइटोसिस। तो यहाँ पर अगर बल्क में सबस्टेंस आपके अंदर आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम इंडोसाइटोसिस, और बल्क में जो भी आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है जो सेल से बाहर रिलीज हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। In these slides, we see the movement of substance from outside the inside the cell when molecules move in only one direction, that is the uniport. When two different molecules move in direction outside the cell to the inside, that is the symport. And one molecule outside the cell गोज इन टू द इनसाइड एंड इनसाइड सेल गोज टू द आउटसाइड, यानी दो अपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं एंटीपोर्ट। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं जिसमें आप पढ़े हैं, एक आपका डिफ्यूजन होगा और एक होगा आपका ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस from region of higher concentration to the region of its lower concentration till uniformity in the given space is called diffusion। मतलब डिफ्यूजन में जो भी आपका मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों में आपके यूनिफॉर्मिटी ना हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के इंपॉर्टेंस क्या है? तो डिफ्यूजन जो है एक तरह से आपका हेल्प करता है, स्प्रेड करता है जो भी डिफरेंट सबस्टेंस हैं साइटोप्लाज्म से सेल में। ऑस्मोसिस ये भी आपका एक प्रकार का डिफ्यूजन का ही टाइप है। ऑस्मोसिस में केवल आपका सॉल्वेंट ही आपका अलाउ होता है डिफ्यूज करने के लिए। डिफ्यूजन हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड देयर इन्वायरमेंट। जो भी आपके रिस्पायरेटरी गैसेस हैं इनसाइड द सेल और आउटसाइड द जो मूवमेंट जो है वो आपका डिफ्यूजन के ही थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन ये भी आपका एक तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस है। जो भी फ्लावर हैं अपने एरोमा को स्प्रेड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशंस। इसके अलावा और भी डिफ्यूजन के एग्जाम्पल, जैसे आप घरों में सेंट की बोतल ओपन करते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा कमरा आपका एरोमा दे रहा है, तो वह भी आपका एक तरह से डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है। नाउ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को अगर हम डिफाइन करें तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का आपका डिफ्यूजन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर केवल आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा और वह सॉल्वेंट आपका मूव करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपका एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ही होता है जिसके थ्रू आपके सब वाटर का मूवमेंट्स होता है। नाउ व्हाट इज द डिफ्यूजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? तो डिफ्यूजन में आप देखिए इट कैन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीनों मैटर्स की स्टेट्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। ऑस्मोसिस केवल आपका लिक्विड मीडियम में हो सकता है। डिफ्यूजन में इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस में आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। डिफ्यूजन में यह सबस्टेंस की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको इक्वल कर देता है, जबकि ऑस्मोसिस में जो सबस्टेंस के कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आपका इक्वल नहीं होता है। जो भी आपके डिफरेंट सबस्टेंस हैं वो आपके डिफ्यूज करते हैं इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से, जबकि ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट आपका डिफ्यूजन करता है। डिफ्यूजन इज नॉट मच इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सबस्टेंस, मतलब कोई भी और दूसरा सबस्टेंस मौजूद है तो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। बट ऑस्मोसिस में यह आपका इन्फ्लुएंस होता है बाय द कॉन्सेंट्रेशन एंड द टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो भी आपका सॉल्यूट पार्टिकल का टाइप है, कॉन्सेंट्रेशन है, उस पर वो आपका इन्फ्लुएंस होता है। तो दैट इज द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। नाउ टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन विच कैन कॉज ऑस्मोसिस।
ऑस्मोटिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होंगे जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑस्मोसिस के लिए। तो बेसिकली आपके 3 टाइप के आपके ऑस्मोटिक सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसका जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका लोअर होगा दूसरे सोल्यूशन की तुलना में। आइसोटोनिक सोल्यूशन में आपका जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होगा वह दूसरे सोल्यूशन के ही समान होगा, आइसो मीन्स सेम। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो आपका ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू अनदर सोल्यूशन के। तो डेट इज 3 टाइप ऑफ सोल्यूशंस आर प्रेजेंट, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड hypertonic solution. Now type of osmosis. Osmosis is of 2 type, endosmosis और exosmosis। 2 तरह के ऑस्मोसिस होते हैं आपके। एंडोस्मोसिस में जो भी आपका ऑस्मोटिक एंट्री होगा वाटर का इनटू द सेल में इंटर करेगा, और एक्सॉस्मोसिस में जो भी आपके ऑस्मोटिक विड्रॉ होंगे वाटर के फ्रॉम ए सेल से बाहर आपका वाटर रिलीज होगा। तो when we place the cell in higher concentration, the water comes out of the cell by a process called as exosmosis, and when we place the cell in lower concentration, the water enters into the cell by a process called endosmosis। तो आपके ये 2 तरह के आपके ऑस्मोसिस होते हैं, एक्सॉस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। थैंक यू।